नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश बंसाली। 206 प्रकार की तो केवल हड्डियां ही होती है शरीर में, और कौन सी कब आपको परेशानी दे दे फिर सब जो है मामला गड़बड़ा जाता है। तो आज इसी बात को जानने के लिए क्रेवोस फार्मास्यूटिकल के इस पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ बैतूल जिले के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश पामनकर जी हैं। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि जो हड्डियों की समस्याएं से कैसे बचा जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, पहले जो दौर था उस समय कहते थे कि कोई बुजुर्ग है घर में तो जोड़ों का दर्द होगा या हड्डियों का दर्द होगा, लेकिन अब तो ये आम समस्या हो गई है। चाहे युवा हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, सभी लोग जो हैं किसी न किसी प्रकार के हड्डियों के दर्द से परेशान हैं। तो सर, ये इस जो समस्याएं हो रही है हर वर्ग में हो रही है, तो क्यों ऐसी आजकल ये समस्या आम हो गई है? देखिए, इसका जो मुख्य कारण है, पहले हमारा जो, इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। हमारा जो परिवेश है, जो भारतीय परिवेश है, उसमें जो पहले का जो एक समय हुआ करता था, उसमें हमारी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, उनका खान पान कह लीजिए या उनकी जीवन शैली कह लीजिए, वो दोनों एक बहुत ही अलग हुआ करती थी। और धीरे धीरे एक समय के अनुसार उसमें परिवर्तन आना चालू हो गया। समय के अनुसार परिवर्तन आया कि अब पहले क्या होता था कि लोग बहुत मेहनत कश हुआ करते थे जी, और मेहनत कश हुआ करते थे। ऊपर से उनकी डाइट, उनका जो आहार है वो बहुत बैलेंस हुआ करता था। और ज़्यादातर, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो गांव में बसती थी जी। और गांव में आप जानते हैं कि दूध बहुत गाँव वाले लोग लेते हैं, और दूध जो एक बहुत अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। तो आपके शरीर में कैल्शियम की पूरी रिक्वायरमेंट अपने आप पूर्ति हो रही है। अब जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया कि लोगों की जीवन शैली थोड़ी सी बदल गई है, लोग शहरों की ओर आना चालू हो गए। उसकी वजह से क्या हुआ कि एक्सरसाइज, जो फिजिकल एक्टिविटी, जो किसान है या खेतों में जो काम कर रहे हैं, जो गाँव में जो लोग बस रहे हैं और जो शहर में बस रहे हैं, तो उन दोनों की जीवन शैली में बहुत अंतर है, उनके खान पान में भी बहुत अंतर है और उनके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। तो क्या होता है कि धीरे धीरे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑर्थोपेडिक्स में अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, जैसे जोड़ों की बात कर रहे हैं, तो जोड़ में कहीं ना कहीं सबसे पहले क्या आएगा? हड्डी आएगी जी। तो हड्डी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हड्डी मजबूत कैसे होगी? कैल्शियम से। तो आपका रिक्वायरमेंट अगर बहुत अच्छा है तो आप उसको, उस हड्डी को, जो उसकी जो डेंसिटी है उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो उसकी वजह से, वैसे एक छोटा सा मैं आपके जो सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहूँगा कि जोड़ों के जो दर्द होते हैं बेसिकली वो बच्चों में तो खैर नहीं होते ज़्यादा। बच्चों में अगर जोड़ों में दर्द है तो वो वाकई एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और रही बात फिर बड़ों की आती है, तो बड़ों में बेसिकली ये कैल्शियम को तो नहीं बोलूँगा मैं एकदम से ये, पर इसमें हाँ, आपकी जो जीवन शैली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जीवन शैली में थोड़ा बदलाव आया है, आपकी एक्सरसाइज नहीं हो रही है, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, आपका जो रहन सहन है वो बदल गया है, इसकी वजह से जोड़ के दर्द थोड़े बढ़ गए हैं। तो सर, अब चूंकि आप तो प्रतिदिन इतने ऑपरेशंस वगैरह करते हैं हड्डियों के और इतने मरीज आते हैं, तो आपके सामने इस प्रकार के कौन से केसेस होते हैं जो ज़्यादातर अमूमन आपको देखने में आते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, जहाँ तक ऑर्थोपेडिक्स का सवाल है, ऑर्थोपेडिक्स में अगर मैं कहूँ तो ये हम लोग जो दिनों दिन मरीज़ देखते हैं, हम उसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है कि जो एक ओपीडी पेशेंट होते हैं, जो जनरली जो सामान्य समस्याओं को लेकर के आते हैं, जिसमें भी ज़्यादातर जो होते हैं वो घुटनों के दर्द हो गए या कमर के दर्द हो गए या गर्दन के दर्द हो गया, इस टाइप के दर्द वाले होते हैं। दूसरा होता है कि इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं। इमरजेंसी पेशेंट जैसे कभी किसी को चोट लग गई है, एक्सीडेंट में कुछ उसको हड्डी टूट गई है, तो वो एक्सीडेंट के पेशेंट हो गए, ये इमरजेंसी पेशेंट होते हैं। या कई बार कुछ होता है कि कई लोगों को बहुत तेज़ तकलीफ होती है, जैसे कभी किसी को बहुत तेज़ कमर में दर्द हो गया और वो इतना आसान नहीं हो गया कि उसको तुरंत ही अस्पताल लेके जाना पड़ता है। तो ये मुख्य रूप से दो तरीके से हमारी ओपीडी चलती है। पर जहाँ तक मेरा जो अभी जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती है हमारे यहाँ पे, वो होती है दर्द की। वो उसमें कमर का दर्द पहले आता है, सेकंड हमारा जोड़ों का दर्द आता है। इसमें भी जो मुख्य रूप से जो लोग आते हैं वो जो उम्रदराज लोग होते हैं, जिनकी उम्र थोड़ी सी 45 साल 50 साल के ऊपर की होती है, उस टाइप के लोग होते हैं। उसमें भी मेरा जो आकलन है उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं का इस तरह की समस्या ज़्यादा होती है, और उसके खैर बहुत सारे कारण होते हैं। सर, आपने जो महिलाओं वाली बात कही उससे एक बात जहन में आती है कि ये जो हड्डियों के जो दर्द होते हैं ये महिलाओं में ही ज़्यादा क्यों दिखते हैं, जबकि सामान्य दिनचर्या होती है, महिलाएं घर पे काम करती है, पुरुष ऑफिस में या बाहर जो है काम करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम महिलाओं को ज़्यादा क्यों होती है? इसका जो मुख्य कारण है उसका जो मुख्य कारण ये होता है कि महिलाओं में हार्मोन्स जो होते हैं वो पुरुषों की तुलना में थोड़े अलग होते हैं।
और एक जो होता है मासिक धर्म, एक कुछ उम्र के बाद में महिलाओं में मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तो जिससे जो एस्ट्रोजन का नाम एक हार्मोन होता है उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। उस हार्मोन का कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब हार्मोन बनना बंद हो जाता है तो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में बदलाव आते हैं, तो उसके वजह से जो शरीर में कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए उतनी नहीं रह पाती जितनी होनी चाहिए। और अगर इसके साथ साथ में आपके आहार में या आपके जो रोज़ का जो कैल्शियम की ज़रूरत है वो उसकी आपूर्ति बराबर नहीं हो पा रही है, तो क्या होता है कि जो शरीर में कैल्शियम जो हड्डियों में जमा है वो निकल के बाहर आना चालू होता है जी। उसकी वजह से फिर हड्डियाँ कमज़ोर होना चालू होती है। तो इसके वजह से आपने सुना होगा कि महिलाओं में कमर के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। जी। अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर कि सिर्फ कमर दर्द नहीं, घुटनों के दर्द की, अगर जोड़ों की दर्द की भी बात करें तो महिलाओं में ज़्यादा होता है। तो उसका कारण क्या होता है कि हमारे जो भारतीय जो पद्धतियां हैं, हमारे जो भारतीय रहन सहन है, उसके हिसाब से महिलाएं ज़्यादातर नीचे बहुत बैठ के काम करती हैं। तो क्या होता है कि जब आपके शरीर का विकास हो रहा है तो हर चीज़ उसमें ना एक बहुत अच्छे स्तर पे है, 100% लेवल पे है। चाहे उसमें हड्डी की बात कर ले, चाहे हम कार्टिलेज की बात कर ले, चाहे हम मांसपेशी की बात कर ले, या किसी दूसरी चीज़ की। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो किसी भी जो भी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी हमारी कोशिकाएं हैं, उनका जो सामान्य स्तर से वो करीबन 30% 40% धीरे धीरे नीचे आना चालू होती है। उम्र बढ़ रही है जी। और आपकी ज़रूरतें भी बढ़ रही है और ज़रूरतें पूरी हो नहीं पा रही है। तो एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं वियर एंड टियर, मतलब जिसमें जैसे कार्टिलेज है तो उसमें वियर एंड टियर ज़्यादा हो रहा है। तो अब शरीर की जो संरचना है वो इस तरह से बनाई गई है कि आपको एक लेवल तक ही जाना है, उसके आगे आप आगे जाएंगे तो उसमें दिक्कतें बढ़ेगी। तो जैसे उम्र बढ़ रही है और उसके साथ साथ में वियर एंड टियर भी बॉडी में बढ़ रहा है, तो शरीर की जो आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पा रही है और साथ में जो वियर एंड टियर भी बढ़ रहा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि तकलीफें महिलाओं में पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज़्यादा होती है। बुजुर्गों को लेकर सर एक हमने देखा है अमूमन ऐसा रहता है कि वो चल फिर तो सकते हैं, मतलब उतने भी बुजुर्ग नहीं हैं जो बिल्कुल उनसे चलते नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी उनको अचानक चलते चलते वो गिर जाते हैं। हमने कई घरों में देखा है, कई जगह से ऐसे केसेस मिलते हैं कि अरे दादाजी जो थे वो बाथरूम में गिर गए, जो दादी हैं वो चलते चलते घर में गिर गई और उनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई। और तो ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है, अचानक क्यों गिर जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और ये मुझे लगता है कि आज के समय में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है कि एक अच्छा खासा स्वस्थ स्त्री या पुरुष है जो थोड़े से उम्र दराज है, वो अपने घर में कहीं चल रहे हैं, बाहर निकले और अचानक से कहीं स्लीप हुआ और गिर गए और उसके बाद उठ नहीं पाए। तो जैसे ही लोगों ने देखा या घर वाले आए, उन्होंने कहा कि भाई क्या हो गया, लेके गए और किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा और उन्होंने एक्सरे किया और पता लगा उसमें फ्रैक्चर हो गया। तो अब पहला सवाल ये आता है कि फ्रैक्चर क्यों हो गया जबकि स्वस्थ थे बिल्कुल। तो इसका जवाब बेसिकली ये है कि यह कुछ नहीं है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में जितनी कैल्शियम की मात्रा, शरीर में हड्डियों में जितनी कैल्शियम की मात्रा होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। तो अब क्या होता है कि जब कैल्शियम का जो पूरा स्टॉक है वो हड्डियों में है और शरीर में जो मात्रा की ज़रूरत है वो नहीं मिल पा रही, तो धीरे धीरे ये हड्डियों में से निकलना चालू होता है। तो सबसे पहले कहाँ से निकलता है, या तो रीढ़ की हड्डी से निकलेगा, या कूल्हे की जोड़ के पास की हड्डियों से निकलेगा, या फिर कलाई के जोड़ के पास से निकलेगा। ये कुछ कॉमन जगह है जहाँ से हड्डियों में से कैल्शियम निकलता है। तो वो कैल्शियम जहाँ से निकलता है तो वो हड्डी जो डेंसिटी है वहाँ कम हो रही है, तो जहाँ पे एकदम सॉलिड होनी चाहिए वो थोड़ी भुरभुरी टाइप की जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार चल रहे हैं और एकदम से गिरे, तो चूँकि वो हिस्सा बहुत कमज़ोर हो चुका है तो वो जरा से गिरने पे भी फ्रैक्चर हो जाता है। और ये तो फिर भी ठीक है। कई बार क्या होता है कि अगर कोई बुज़ुर्ग है, महिला पुरुष, किसी दो पहिए वाहन से कहीं जा रहे हैं, अचानक से ब्रेकर आया, जंप हुआ और उनको एकदम से उसके बाद बहुत तेज़ कमर में दर्द चालू हुआ, तो वो भी एक प्रकार का ऑस्टियोपोरोसिस है, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में कोलैप्स हो गया, जिसे ऑस्टियोपोरोटिक हम वेज कंप्रेशन बोलते हैं। या आपने देखा होगा कई बार रिस्ट में फ्रैक्चर हो जाते हैं, वो जस्ट एक बार कहीं चलते चलते घर में चल रहे हैं, झटका लगा और आपने जस्ट एक टेबल को टच किया और वो फ्रैक्चर हो गया। तो ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये ऑस्टियोपोरोसिस है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको ठीक भी किया जा सकता है और प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो इससे बहुत सारी परेशानी से हम बच भी सकते हैं। ये तो सर आपने बहुत ऐसी बात बता दी हमें, क्योंकि हमें आज के पहले ये पता ही नहीं था, या कई लोगों को भी ये नहीं पता था कि
हड्डियों में से भी कैल्शियम कम होते जाता है और मुख्यतः रीढ़ की हड्डी और कमर की हड्डी में से, और इस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। अब सर, अगर कैल्शियम निकल रहा है और घर पे रहकर ही व्यक्ति चाहे कि हड्डी फिर से मजबूत हो जाए, तो क्या खान पान लिया जाए, या ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे हड्डी मजबूत की जा सकती है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि किसी चीज़ की कमी ना होने दी जाए, वो सबसे बेहतर विकल्प है। हमारे जब भी मेडिकल साइंस में ये एक बहुत अच्छी कहावत है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि अगर कोई समस्या को आने ही नहीं दिया जाए तो उसका सबसे बेहतर तरीका है कि आप जो आपका कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते चले। और मुझे तो लगता है कि हमारा जो भारतीय खान पान है वो इतना अच्छा है, तो उसमें हमारे जो खान पान में है वो सभी चीज़ इतने अच्छे शामिल है, चाहे हम कैल्शियम की बात कर लें, चाहे हम विटामिन की बात कर लें, चाहे हम प्रोटीन की बात कर लें, वो सब उसमें शामिल हो जाता है। फिर भी मैं कुछ चीज़ों को एक हाईलाइट करना चाहूँगा। तो सबसे अच्छा जो एक तरीका है कैल्शियम को बॉडी में फुलफ़िल करने का, मिल्क, जो दूध है, जो कॉमनली अवेलेबल भी है सबके यहाँ पे, तो दूध आप लेते रहते हैं तो एक बहुत अच्छा सोर्स है। उसके बाद दही जो है वो बहुत अच्छा एक कैल्शियम का स्रोत होता है। और इसके अलावा हमारे जो नियमित खाने में जो दालें और हरी पत्तेदार सब्जियां जो शामिल है, ये कैल्शियम के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो ये आप अपने नियमित लेते रहे। तो ये तो बात होगी अपने आहार की। दूसरा क्या होता है कि अगर हम एक नियमित दिनचर्या रखते हैं, एक नियमित व्यायाम की एक आदत बना के रखते हैं, तो हड्डियों में कैल्शियम का मोबिलाइजेशन बना हुआ रहता है, एक लेवल जो है मेंटेन बना हुआ रहता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना है या आपको कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज करनी है। आप हफ्ते में से 5 दिन भी करें, और सबसे बेस्ट है आप ऐसे वॉक भी करते हैं, 25 से 30 मिनट या 40 मिनट की वॉक करेंगे, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा विकल्प होता है। तो आप अपने शरीर में हड्डियों के साथ साथ में जॉइंट को भी मोबिलाइज करके रखेंगे, तो आप उससे काफ़ी अपने आप को मेंटेन करके भी रख सकते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव भी हो सकता है। तीसरा, मैं ये चाहूँगा कि जब भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, खासकर महिलाओं में और जिनके मेनोपॉज, जिनका मासिक धर्म आना बंद हो गया है, वो अपना एक पीरियडिकली रेगुलर चेकअप कराए। खास करके कुछ जो उनके जो पैरामीटर्स है वो बीच में चेक करते रहे। और जितने भी 50 साल 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं, उनको मेरे हिसाब से एक कैल्शियम का सेवन करना एक टैबलेट फॉर्म में लेना चालू कर देना चाहिए। और विटामिन D3 भी एक अच्छा ऑप्शन होता है, वो एक हफ्ते में एक ही बार लेना पड़ता है, तो वो भी ले। और सबसे बेस्ट तरीका है कि जब भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ समस्या आना चालू हो रही है, तो उसके पहले एक अपने कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन को, या आप जो भी आपके आसपास में जो चिकित्सक मौजूद है, उससे मिलकर उसकी सलाह ले सकते हैं। एक जो सबसे ज़रूरी बात है सर, वो आजकल जो ये हो गया है ना, घर का वैद्य। तो ये जो घर पर उपचार करते हैं लोग अलग अलग प्रकार से है, तो ये जो इसमें जो मिथक है, जो भ्रांतियां हैं हड्डी उपचार को लेकर, वो थोड़ा हमारे आप दर्शकों को क्लियर कीजिए। देखिए, घर के वैद्यों से तो हम लोग भी बहुत कुछ हद तक परेशान है। और होता क्या है कि इससे होता कुछ नहीं है, मरीज़ को नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो मैं जो दिनों दिन प्रैक्टिस में जो देखता हूँ, और जो मैं आए दिन मुझे जो लगता है कि इसमें सुधार होने की संभावना बनी हुई है, वो 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा। सबसे पहला, हमारे यहाँ पे एक रिवाज है, जब भी चोट लगती है तो हल्दी लगा देते हैं और गर्म सिकाई कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत धारणा है। चोट लगी है, अगर वहाँ पे कोई गर्म सिकाई करेंगे तो वहाँ पे उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। मैं अपने सारे मरीजों को हमेशा समझाता हूँ कि अगर आपको चोट लगी है तो आप उस पर ठंडी सिकाई करिए, बर्फ़ लगाइए। तो ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। दूसरा क्या होता है कि जब भी कमर के दर्द होते हैं, गर्दन के दर्द होते हैं, तो लोग मालिश कराने पहुँच जाते हैं। और कई बार वो मालिश इतना ज़बरदस्त हो जाता है और इतनी ज़ोर से जाती है, तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाते हैं। कई बार मैंने मरीजों को देखा है, उन्होंने गर्दन में इतनी ज़ोर से मालिश करी तो उनका एक हाथ सुन्न हो गया। तो वो एक प्रकार की इमरजेंसी क्रिएट होती है। तो कभी भी जब भी कमर के दर्द है या गर्दन के दर्द है, तो किसी भी के पास ना जाए, मालिश न करवाए। कई लोग क्या जाते हैं कि वो बार्बर शॉप में चले जाते हैं और वो गर्दन को झटका देते हैं ज़ोर से, जबकि गर्दन बहुत सेंसिटिव आर्गन है शरीर का, जहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट नर्व्स निकल रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मैं मालिश के लिए और इसके जो दूसरे सिकाई के लिए हमेशा उसके खिलाफ रहता हूँ। तीसरा, 2-3 चीज़ें ये रहती है कि जब भी चोट लगती है, कभी किसी को घाव हो जाता है, लोग उसमें कुछ चूना वगैरह भर देते हैं। कुछ घाव हो गया तो क्या होता है कि सामान्य इंसान के लिए खून का बहना उनके लिए एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। अब किसी को चोट लगी और खून बहना चालू हो गया, तो उन्होंने उठा करके उसमें से एक चूना या कुछ जो भी उनके पास, कई लोग कत्था लगा देते, कुछ चूना लगा देते। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उसके लिए कुछ ना करें, बस थोड़ा साफ़ कर दे उसको पानी से, नॉर्मल पानी से भी साफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक साफ़ सुथरा कपड़ा उसके ऊपर रख दे, प्रेशर कर दे, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी।
और तुरंत जाकर डॉक्टर से मिल ले। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें जिस पे मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे मरीज़ का नुकसान नहीं होगा, उसको फ़ायदा ही होगा। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे, ऐसे चूना लगाने वालों से बचो, क्योंकि ये आपके शरीर का चूना लगा देंगे। शरीर आपका है, उसका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, और ऐसी कोई समस्या है तो किसी विशेषज्ञ से मिलें, किसी सर्जन से मिलें। आज इन सारी बातों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बैतूल जिले के जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश बामनकर जी थे, और डॉक्टर साहब से हम और भी गंभीर बीमारियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हड्डी तो 206 होती है और बात हमने आज प्राइमरी लेवल पे कही थी। तो सर आपसे और भी हम रूबरू होते रहेंगे अगली बीमारियों के बारे में। जरूर। अब फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।